आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है तो सबसे बड़ी रुकावट जो इस वक्त उसमें आ रही थी अपना कब्जा हासिल करने में वो ये थी कि पंजाब में जो है वो ट्रिब्यूनल नहीं थे। आखिरकार हाईकोर्ट ने जो है वो ट्रिब्यूनल्स बना दिए हैं। 36 अजला में ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं और ये ट्रिब्यूनल्स इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नया कानून गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी किया था उसके बाद जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया था जिसको हाईकोर्ट ने पहले क्वैश भी किया था कि ये आपने कानून जो है वो गलत बनाया है, उसके बाद फिर से एक नया कानून बनाया गया और उसके मुताबिक जो ट्रिब्यूनल्स थे उनको अब जो बनाया गया है और इसमें वो किस तरीके से काम करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर होगा और आपकी प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा हुआ है, आप पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है और उसके ऊपर कोई शख्स जो वो गैर कानूनी तौर पे कब्जा करके बैठा हुआ है तो आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, ये सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं लाहौर हाईकोर्ट का ये नोटिफिकेशन है 2 जून का और इसमें जो है उन्होंने रजिस्ट्रार हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट जो है उनको इस बारे में जो इस सारे मामले को डील कर रहे हैं कम्युनिकेट कर दिया गया है कि हमने जो है वो अंडर सेक्शन 11 ऑफ पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस उसके तहत जो हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। अब जिस शहर में ये किए गए हैं और इसकी जो लिस्ट जारी की गई है वो 36 अजला के अंदर जो है ये इनको बना दिया गया है। अब मैं आपको इसके प्रोसीजर के बारे में बता दूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर गैर कानूनी तौर पर कब्जा हुआ है तो आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है कि ये जो ट्रिब्यूनल बने हैं ये आपका कब्जा जो है वो आपको वापस दिला सके। तो इसमें नंबर 1 के ऊपर यह है कि आपने सेक्शन 7 के तहत जो है वो कंप्लेंट फाइल करनी है और जैसे आप कंप्लेंट फाइल करेंगे उसमें आपने ये बताना है कि मैं जो इस प्रॉपर्टी का लॉफुल ऑनर हूँ यानी कानूनी मालिक हूँ और मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो गैर कानूनी कब्जा हो गया। अब उसमें आपने जो चीजें लिखनी है आपने प्रॉपर्टी की मुकम्मल तफसील लिखनी है कि प्रॉपर्टी में जो है वो कहाँ पे उसका मकान, दुकान, ब्लॉक, केवड़, खसरा, खतूनी जो भी है वो मुकम्मल तफसील जो है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने जो है वो मटीरियल फैक्ट्स बताने यानी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी कब्जे में गई है किसी गैर कानूनी में किसी शख्स ने कब्जा किया है उसके बारे में आपने मुकम्मल हकायक जो है वो सामने रखने हैं और उसके बाद आपने अपनी एविडेंस जो है जो भी आपके पास शहादत है अपने मलकियत को लेके अपने यानी कि सबूत मलकियत जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्री हो सकती है फर्द हो सकती है जो आपके नाम पे एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में आपने जो है वो एविडेंस उसके साथ अटैच करनी है और उसके बाद आपने उन लोगों के बारे में बताना है जिसको आप जानते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किसने किया हुआ है यानी कि पर्टिकुलर्स ऑफ द अलेज्ड अक्यूज जो लोग इसमें काबिज हैं प्रॉपर्टी में सबका नाम आपने जो है वो बीच में एक्सप्लेन करना है। अब जैसे ही ये एप्लीकेशन जो है वो आप दायर करेंगे कंप्लेंट तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि विद इन 3 डेज जो है ना जो ट्रिब्यूनल है ना वो इसको कमेटी को रेफर कर देंगे यानी कि सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो जो ट्रिब्यूनल जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इसको एक कमेटी के सपोर्ट कर देंगे। अब कमेटी के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी कि मुतल्लिका एसएचओ जो है, फिर उसके बाद एनी ऑफिसर ऑफ एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट इसको जो है वो कमेटी अपॉइंट करती है किसी भी वाले से वो इस कमेटी का जो है वो हिस्सा होंगे। कमेटी क्या करेगी वो तमाम रिकॉर्ड को देखेगी फिर उसके बाद वो अटेंडेंस लेगी लोगों की जो से लोग इसमें जरूरी हैं उनको वो नोटिस के जरिए बुलाएंगे जी आप आए आपके खिलाफ ये दरखास्त है और उसको बुलाने के बाद वो इनकी रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि जो उनकी स्टेटमेंट्स है उनके बयानात है उनको कलमबंद करेगी। जब वो कर लेगी उसके बाद उन्होंने आगे इसका लिखा है कि कमेटी shall finalize and submit its report along with all relevant record थ्रू द सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर सीआरओ के तहत वो एक पूरा रिपोर्ट बनाएंगे और उसको बनाने के बाद विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेफर यानी कि जब कमेटी के पास ये मामला रेफर हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो कमेटी कानूनी तौर पे पाबंद है कि उन्होंने इसके बारे में जो है वो ट्रिब्यूनल को आगाह करना है। उसके बाद आगे जो है वो ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि जैसे ही ट्रिब्यूनल के पास रिपोर्ट आएगी उस ट्रिब्यूनल ने जो है वो उसके ऊपर हर केस को जो है वो डे टू डे हियरिंग के हिसाब से रखना है और उसमें उन्होंने सारी चीज़ों का जायजा लेके एक प्रॉपर तरीके से जो है वो मामले को देखना है। अब ये सारा प्रोसीजर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आसानी रहे। आप पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, गैर कानूनी कब्जा है जिसको आप ओन नहीं करते, मलकियत आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन उस पर कब्जा किसी और ने किया हुआ है और आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आपको यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे ही ये सारी कमेटी की सिफारिशात आएंगी उसके ऊपर जो है वो जो ट्रिब्यूनल है उसके पास हर किस्म का इख्तियार है, कब्जा वागजाब करा सकते हैं, वो जो है वो फाइनेंशियल पेनल्टी है वो इम्पोज कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि जो इसका टाइम पीरियड है वो 30 डेज का है यानी 30 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल ने जो है वो इस चीज के ऊपर फैसला करना है। यानी कि अगर हम इस सारे प्रोसीजर को अगर हम देखेंगे ये किस तरीके से मुकम्मल होगा तो नंबर 1 पे ये है जैसे कंप्लेंट फाइल होगी 3 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल जो है वो कमेटी को जो है वो दरखास्त फॉरवर्ड कर देगा कि आप इसके बारे में जो है ना वो ये सारा जो है वो हकायक के बारे में जो है ना एक रिपोर्ट सी बनाए और वो मुझे जो है वो सबमिट करें। अब वो जो कमेटी उसके मैंने आपको बता दिया कौन कौन से अरकान उसमें शामिल है और वो सारे जो है एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे। जैसे वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी विद इन 30 डेज जो है यानी 30 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने वो जो रिपोर्ट है वो ट्रिब्यूनल को जो है वो पेश करनी है और जैसे ही ट्रिब्यूनल के पास वो रिपोर्ट आ जाएगी ट्रिब्यूनल के पास आते साथ ही वो इसको जो है वो एनालाइज करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे और ट्रिब्यूनल जो है वो उसके बाद जो है वो विद इन 30 डेज उसके ऊपर फैसला
फैसला करने का पाबंद होगा। यानी टोटल जो प्रोसीजर है वो 63 डेज का है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि उन्होंने एक जिले के लिए या जो 36 अजला जो है उन्होंने मुंतखब किए, उसके अंदर जो है वो एक ट्रिब्यूनल, अब एक ट्रिब्यूनल जो है वो पूरे जिले के जो है वो केसेस का जो है वो कैसे फैसला करता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि हर शहर में आबादी के हिसाब से कम 5 से 8 ट्रिब्यूनल होने चाहिए थे, ताकि वो मुकम्मल तौर पर जो इस सारी चीज़ों का जो है वो एनालाइज भी करते हैं और फैसला टाइम पे भी करते हैं। तो अब ये देखते हैं आगे इसमें क्या चीज़ होती है। प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी आपको बता दिया। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।